नमस्कार मित्रों। तो बाजीराव की कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। 1735 तक मराठों ने पूरे गुजरात और मालवा पर कब्जा कर लिया, पर कुछ स्थानीय मुगल अफसर और जमींदार अभी भी मराठा हुकूमत को मानने को तैयार नहीं थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह भी चौथ और सरदेशमुखी के हक मराठों को देने के अध्यादेश पर न नुकुर करने लगे। बाजीराव की मुगल बादशाह से मिलने के प्रयासों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने का फैसला किया और राजस्थान के आसपास के इलाकों को लूटने लगे। मुगलों ने भी जवाब में वजीर कमरुद्दीन खान और मीर बख्शी खान इदौरन के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी, पर दोनों ही टुकड़ियों को मराठा सेनापतियों पिलाजी यादव ने वजीर की सेना को महाराणा राव होलकर ने वीरबख्शी की सेना को रौंद डाला। पेशवा ने फिर मुगल बादशाह को जिंदगी भर याद रहे ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया। बाजीराव ने अपने नेतृत्व में एक बड़ी मराठा सेना के साथ दिसंबर 1737 में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उसने अपनी सेना को दो टुकड़ियों में बांटा। एक टुकड़ी का नेतृत्व बाजीराव कर रहे थे और दूसरे का पिलाजी यादव और मल्हार राव होलकर की टुकड़ी को अवध के नवाब सादत खान और आगरा के मुगल राज्यपाल की सेना ने हरा दिया। मल्हार राव होलकर खुद बच गए और बाजीराव की टुकड़ी के पास पहुंचे। ये सोच कि लड़ाई खत्म हो गई, सादत खान ने खुशखबरी दिल्ली भेज दी। इस जीत का हो जश्न मनाने के लिए और मुगल अफसर सेनाध्यक्ष भी शामिल हुए, जिससे दिल्ली बिना किसी सुरक्षा के रह गई। ऐसे वक्त में बाजीराव की सेना मुगल सेना को नज़रअंदाज कर फुर्ती से 10 दिन का सफ़र सिर्फ 48 घंटे में पूरा कर दिल्ली के बाहर पहुंच गई। आगे जो हुआ वह था दिल्ली के बाहरी इलाकों को पूरी तरह से लूटना। मुगल बादशाह खुद लाल किले में छुप गए और बाजीराव और उसके आदमी आसपास के इलाकों को खुशी से लूटते रहे। मीर हसन कोका के नेतृत्व में 8000 सैनिकों की एक टुकड़ी ने बाजीराव का सामना करने की कोशिश की, पर उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा और मीर हसन इस सब में घायल भी हो गए। इससे पहले कि मुगल सेना संभल पाती, बाजीराव अपनी सेना के साथ दक्कन वापस आ गए। 31 मार्च 1737 को मराठा सेना दिल्ली को झुका अपना लूटा हुआ सामान ले वहां से चली गई। के रास्ते में बाजीराव ने अपने भरोसे की सिपह सलार उत्तर और मध्य भारत में कई जगहों पर स्थापित कर दिए और भविष्य में ये उनका अस्थायी निवास हो गया। बाजीराव ने अपने ही कोंकण में मनाजी अंग्रेज के सामने पेश पुर्तगाली खतरे को टाल दिया था। उसके बदले में अंग्रेज ने उन्हें हर साल 7000 रुपये की कीमत अदा करने का वादा किया था। बाजीराव के मन में पुर्तगालियों के प्रति मलाल सलसेते द्वीप की वजह से, जिसके बाद बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने पुर्तगाली इलाकों में मार्च 1738 पर हमला बोल दिया। उन्होंने सफलतापूर्वक ठाणे, पारसी, बेलापुर, धारावी, अरनाला और अंत में बेसवा और बस्से, जिसे बसई कहते हैं, पर कब्जा कर लिया। मस्तानी पेशवा बाजीराव, जो कि एक मराठा सेनापति थे और मराठा साम्राज्य के चौथे मराठा छत्रपति साहूजी राजे भोसले के प्रधानमंत्री थे, की दूसरी पत्नी थी। कहा जाता है कि वह बहुत ही खूबसूरत और निडर औरत थी। मस्तानी महाराजा छत्रसाल की बेटी थी। कहानी के मुताबिक वो छत्रसाल की गोद ली हुई बेटी थी। उनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर मौसहनिया में हुआ था। दुबेला में एक मस्तानी महल है जहाँ मस्तानी रहती और नाचती थी। मस्तानी के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हैं। उनमें से सबसे प्रचलित ये हैं कि मस्तानी बुंदेला राजपूत महाराजा छत्रसाल 1649 से 1731 के, जो बुंदेलखंड प्रांत के पन्ना राज्य के संस्थापक थे, कि उनकी फारसी मुस्लिम बीबी रूहानी बाई, जो कि हैदराबाद के निजाम के यहाँ नर्तकी थी, से जन्मी बेटी थी। जब इलाहाबाद के मुगल सेनापति मोहम्मद खान
पंगास ने छत्रसाल के राज्य पर 1727 से 28 में हमला बोला तो उन्होंने बाजीराव, जो कि बुंदेलखंड के नज़दीक एक सैन्य अभियान पर थे, को मदद के लिए गुप्त संदेश लिखा। बाजीराव छत्रसाल की मदद करने के लिए पहुंचे। एहसान मान छत्रसाल ने बाजीराव को उनकी बेटी मस्तानी का हाथ और उनके राज्य का 1/3 हिस्सा, जिसमें झांसी, सागर और कालपी शामिल थे, दे दिया। उन्होंने बाजीराव को 33 लाख सोने के सिक्के दिए। मस्तानी से शादी की खुशी में उन्होंने बाजीराव को एक हीरे की खदान और कुछ गांव भी भेंट किए। लेकिन इस बात पर कई राय मौजूद हैं। एक दूसरी राय को माने तो वह हैदराबाद के निजाम की बेटी थी। जब 1698 में छत्रसाल ने निजाम को हरा दिया और उन्होंने अपनी बीवी की राय पर बुंदेलखंड से, जो मध्य भारत की प्रमुख शक्ति थे, रिश्ते सुधारने के लिए मस्तानी की शादी छत्रसाल से करा दी। तीसरी कहानी के हिसाब से मस्तानी छत्रसाल के राज दरबार की नर्तकी थी और जब बाजीराव ने छत्रसाल से मिल दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब वह मस्तानी से प्यार करने लगे और उन्होंने उससे शादी कर ली। इस बात का ब्राह्मणों और अन्य हिंदुओं ने विरोध किया क्योंकि बाजीराव एक उच्च जाति के ब्राह्मण थे। लेकिन जो सबसे मानी गई कथा है वो है कि मस्तानी छत्रसाल की उसकी फारसी मुस्लिम बेटी से बीवी है। मस्तानी को कई बार बाजीराव की रखैल या प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वो उसकी विधिवत विवाहित पत्नी थी। मस्तानी घुड़सवारी, भाला फेंक और तलवारबाजी में निपुण थी और साथ ही एक प्रतिभाशाली नर्तकी और गायिका भी थी। वह बाजीराव के साथ उनके सैन्य अभियानों पर जाती थी। मस्तानी और बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई दोनों को ही कुछ महीनों के अंदर में पुत्र हुए। काशीबाई का पुत्र कम उम्र पर खत्म हो गया। मस्तानी के पुत्र का नाम रखा गया शमशेर बहादुर। बाजीराव ने शमशेर को बांदा की जागीर सौंप दी। शमशेर ने मराठों की तरह से 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी और अपनी जान उसमें गंवा दी। बाजीराव का उसकी आधी मुसलमान पत्नी की तरफ प्रेम और काशीबाई की उपेक्षा ने उनकी माँ राधाबाई को काफ़ी नाराज़ किया। राधाबाई का साथ देते हुए बाजीराव के भाई चिमराजी अप्पा ने मस्तानी को देश निकाला देने की कोशिश की। बाजीराव के बेटे बालाजी ने भी मस्तानी को उनके पिता को छोड़ने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उनके बाजीराव पर बढ़ते प्रभाव और बाजीराव द्वारा काशीबाई की उपेक्षा से नाराज बालाजी ने, जब बाजीराव एक सैन्य अभियान पर थे, मस्तानी को कुछ दिनों के लिए घर में ही कैद कर दिया। मस्तानी ने कुछ वक्त के लिए बाजीराव के साथ पुणे शहर में उनके महल शनिवार वाड़ा पर निवास किया। महल के उत्तरी पूर्व इलाके में मस्तानी महल और एक मस्तानी दरवाज़ा नाम का बाहरी दरवाज़ा था। अपने परिवार का मस्तानी के प्रति असहनीय बैर देख बाजीराव मस्तानी के लिए शनिवार वाड़ा से थोड़ी दूरी पर 1734 में कोथरूड में एक अलग मकान बनवा दिया। ये स्थान आज भी करवे रोड पर मृत्युंजय मंदिर के पास स्थित है। कोथरूड के महल को ध्वस्त कर दिया गया है और उसके कुछ भाग एक विशेष अनुभाग में राजा किलकर संग्रहालय में प्रदर्शित है। दरबार के अभिलेखों में खास तौर से बाजीराव के राज्य के समय पर उनका कोई जिक्र नहीं मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा किलकर संग्रहालय और वायु संग्रहालय में उनके मिले चित्र नकली हैं। माना जाता है कि मस्तानी एक निपुण घुड़सवार और योद्धा थी। वह दरबार के दैनिक कामकाज में बाजीराव पेशवा की मदद करती थी। एक स्थानीय कथा के हिसाब से दीवे गांव के पास पुणे सासवात सड़क पर स्थित झील का निर्माण मस्तानी ने आसपास के इलाकों में पानी की पूर्ति करने के लिए करवाया था। अप्रैल 1740 में जब बाजीराव खरगोन में अपने इलाकों का निरीक्षण कर रहे थे तब उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई। काशीबाई, चिन्ना जी, अप्पा, बालाजी और मस्तानी खरगोन पहुँचे। बाजीराव के शरीर का अंतिम संस्कार 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी के तट पर स्थित रावेरखेड़ में किया गया।
इसके कुछ दिनों बाद ही मस्तानी की पुणे के पास पबल गांव में मौत हो गई। जनमत के हिसाब से मस्तानी ने बाजीराव की मौत की खबर सुन अपनी अंगूठी से जहर पी खुदकुशी कर ली थी। कुछ कहते हैं कि वह अपने पति की जलती चिता में कूद सती हो गई थी। असली वजह बताने के लिए कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाजीराव की मौत के बाद वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहीं और उनकी मौत भी 1740 में हो गई। उनकी कब्र पबल में है। इसको मस्तानी समाधि कहते हैं और उसकी देख रेख के जिम्मेदार हैं श्रीमान मोहम्मद इनामदार। काशीबाई ने उनके 6 वर्ष के पुत्र शमशेर बहादुर को अपने घर का हिस्सा बना लिया और अपने ही पुत्रों की तरह उनका पालन पोषण किया। बाजीराव की मौत 28 अप्रैल 1749 को काफ़ी कम उम्र में हो गई। उन्हें अपनी जागीरों का मुआयना करते हुए अचानक बुखार हुआ, शायद गर्मी की वजह से, और वह 39 साल की उम्र में चल बसे। वह 1 लाख सैनिकों के साथ दिल्ली जा रहे थे और इंदौर शहर के पास खरगोने क्षेत्र में रुके थे। 28 अप्रैल 1740 को उनका अंतिम संस्कार रावेरखेड़ी में नर्मदा नदी सनावत खरगोने के पास कर दिया गया। उनकी याद में सिंधिया में एक स्मारक की स्थापना की। उनकी निवास स्थान और एक शिव जी के मंदिर के खंडहर पास में स्थित है।